बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। 14 मार्च के लिए इलेक्शन अनाउंसड हैं। वोटर लिस्टें बन चुकी हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें प्रोग्रेसिव इंसाफ ग्रुप जो कि बहुत एक्टिव है, इसके सदर के उम्मीदवार राव मोहम्मद बशीर यहाँ मौजूद है हमारे साथ। इनका अपना ग्रुप है, ये प्रोग्रेसिव इंसाफ ग्रुप के हवाले से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे सोसाइटी के हवाले से। तो सबसे पहले राव मोहम्मद बशीर साहब, आप ये बताएं कि सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोसाइटी 1984 में रजिस्टर्ड हुई ऐवान सदर एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। उसके बाद ये 2004 में इसका नाम तब्दील कर दिया गया नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्स ऐवान सदर। अच्छा राव साहब, ये बताएं कि सोसाइटी की क्या वजह है कि अभी तक ये बंद पड़ी हुई है? सोसाइटी, इसकी वजह क्या है? सोसाइटी की मुख्तलिफ वजूहात में से एक जो वजह मेन है वो ये है कि सोसाइटी जब ये रजिस्टर्ड हुई थी उस वक़्त से लेके 1996 और 97 तक तो इसके पास इतनी मेंबरशिप भी कम थी और पैसे भी नहीं थे। 1996-97 में इस सोसाइटी ने ज़मीन परचेज़ की। ज़मीन परचेज़ करने के बाद मेंबरशिप की इंक्रीज़ हुए, पैसा भी सोसाइटी के पास आ गया। बस इसकी नाकामी की मेन वजह ये थी कि सोसाइटी में काम करने वाले बंदों में अहलियत नहीं थी और ना ही काम करने की नीयत थी, जिसकी वजह से आज तक सोसाइटी सफ़र होती गई है। जी, ये बताएं जनाब कि सोसाइटी की ज़मीन कितनी है और इसके मेंबर कितने हैं? सोसाइटी की ज़मीन इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है 900 कनाल रकबा सोसाइटी का मौज़ा मुग़ल चकथुम में है और 447 कनाल रकबा बजनियाल में है, टॉप सिटी के मुल्हिका। जब आप सोसाइटी में आए 2015 में सेक्रेटरी बने तो उस वक्त सोसाइटी की क्या पोजीशन थी? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मैं फ़र्स्ट टाइम 2015 में इस सोसाइटी में एज ए जनरल सेक्रेटरी अपीयर हुआ। जब मैं सोसाइटी में आया तो सोसाइटी की पोजीशन बिल्कुल ज़ीरो पे थी, सोसाइटी डेड थी और लोग अपनी रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन देते थे तो कि हमारी अमाउंट रिफ़ंड की जाए। तो मैंने लोगों को कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें, सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाएगी, आप फाइलें रिफ़ंड ना कराएं। सूरत हाल इतनी गंभीर थी कि किसी भी साइड से कोई काम करने के चांस नज़र नहीं आ रहे थे। तो सबसे पहले फिर मैंने ये सोचा कि सोसाइटी की ज़मीन का जो है वो कब्ज़ा लिया जाए। तो मैंने आने के बाद सबसे पहले सोसाइटी की ज़मीन का कब्ज़ा हासिल किया। कब्ज़ा हासिल करने के बाद वहाँ पे कब्ज़े को मेंटेन रखने के लिए बाउंड्री वाल बनाई, पिकटें बनाई और डोज़र चलाए ताकि डेवलपमेंट का काम हो, कब्ज़ा हमारा क्लियर हो जाए। उसके बाद सोसाइटी का जो फाइलों का रेट था वो भी अप हो गया। लोगों ने अप फाइलें जनाब जी सेल परचेज शुरू हो गई और लोगों को उम्मीदें होंगी कि अब सोसाइटी में बेहतरी आएगी। उसके बाद ये हुआ कि सोसाइटी का जो LOP था वो भी अंडर कंसिडरेशन था। तो उसमें हमने जनाब दिन रात मेहनत की और सोसाइटी के LOP के लिए हमने रेवेन्यू से ऑफिशियली डिमार्केशन करवाई। ऑफिशियली डिमार्केशन के बाद हमने LOP की जो रिक्वायरमेंटें थी CD की तरफ से वो सारी जमा करवाई। उसमें तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटली पूरी हो गई थी और सोसाइटी का केस सबमिट हो गया था CDA में। इसी दौरान फिर सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी का टाइम पूरा हो गया और नेक्स्ट इलेक्शन में चले गए। अच्छा, ये बताएं जनाब कि जो आपका ग्रुप है प्रोग्रेसिव इंसाफ ग्रुप, ये कब से काम कर रहा है? प्रोग्रेसिव इंसाफ ग्रुप 2018 से बड़ी स्पीडली से और बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहा है और आज इंशाल्लाह जो हमारी पोजीशन मार्केट में है उसकी मेन वजह यही है कि हमारा ग्रुप 2018 से एक्टिव है
और सोसाइटी के लिए रात दिन काम कर रहा था। अब जो ये ग्रुप मार्केट में हैं, जुमा 2 दिन इनको हुए हैं, तो ऐसे ग्रुपों से इलेक्शन नहीं लड़े जाते। इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम बंदे के पास एक स्ट्रेटजी हो, उसकी वर्किंग हो, और आज अल्लाह ताला के फजल करम से जो मार्केट में हमारा नाम है, हमारे एक पोजीशन है, उसकी मेन वजह यही है कि हमारा ग्रुप प्रोग्रेसिव इंसाफ ग्रुप के नाम से 2 साल से जनाब वर्क कर रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि मौजूदा क्या पोजीशन है सोसाइटी की, एलओपी की, एनओसी की क्या पोजीशन है? मौजूदा सोसाइटी की पोजीशन ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एलओपी का केस जो है सीडीए में जो अंडर प्रोसेस है वो इंशाल्लाह फाइनल पोजीशन में है, और इलेक्शन के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम एलओपी के हसूल को यकीनी बनाएंगे। और एलओपी के हसूल को यकीनी बनाने के साथ साथ मेंबरान को इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनकी महरूमी जो अरसा दराज से चली आ रही थी उसको ख़त्म करेंगे और लोगों का उनका हक़ दिलाएंगे। और जितने भी मेंबर्स हमारे पास हैं इंशाल्लाह उनको सबको हम एडजस्ट करेंगे। अच्छा राव साहब, ये बताएं कि आपने हमें लेटर्स वगैरह भी बताएं ज़मीन के कब्ज़े के हवाले से, ज़मीन की गिरदावरी के हवाले से, सीडीए के हवाले से, कॉरस्पॉन्डेंस के हवाले से, एज ए सेक्रेटरी आपने क्या क्या काम किया? मैं जब एज ए सेक्रेटरी आया हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने ज़मीन की गिरदावरी करवाई। ज़मीन की गिरदावरी के बाद मैंने ऑफिशियली डिमार्केशन करवाई थ्रू रेवेन्यू। डिमार्केशन के बाद हमने ज़मीन का कब्ज़ा लिया। उसके बाद जो हमने एलओपी जमा करवाया उसमें सारी कॉरस्पॉन्डेंट, सारी मेहनत वो इंशाल्लाह मेरी है, और मैंने दिन रात इस पे मेहनत की है, जो कि 25-30 साल में ये लोग काम नहीं कर सके थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम आके सोसाइटी में ये काम किया और एलओपी के लिए जो सीडीए की रिक्वायरमेंट्स थी उनको सारों को पूरा किया। अच्छा राव मोहम्मद बशीर साहब, आपका प्रोग्रेसिव इंसाफ ग्रुप बड़ा एक्टिव है और इलेक्शन जीतने की अपोजिशन में। आप ये बताएं कि इसके वाले से बुनियादी जो आपका मंशूर क्या है, या आपकी जो टीम है उसका बुनियादी मंशूर क्या है? हमारा सबसे बुनियादी मंशूर जो है वो मेंबरान की बेहतरी है। हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया तो सबसे पहले हम तरजीह बुनियादों पर मेंबरान जो इतने अरसा से सफ़र हो रहे थे उनको इंशाल्लाह तरजीह बुनियादों पर उनको प्लाट देंगे और सोसाइटी के दिन रात मेहनत करके सोसाइटी को डेवलप करेंगे। अच्छा ये बताएं कि मेंबरान का क्या रिस्पांस है और आपकी इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है? इस वक्त तक मैं तकरीबन 500-600 बंदे से टेलीफोन पे मेरी बात हुई है। तो 500-600 बंदे ने मुझे टेलीफोनिकली प्रॉमिस किया है कि राव साहब आपकी पिछले 2 साल से हम वर्किंग देख रहे हैं, 2 सालों में इतनी मेहनत किसी शख्स ने नहीं की जितनी कि आपने की है, तो इंशाल्लाह वोट आपके हैं। इसके अलावा हम अब यूँ ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस पे वर्किंग की है। तो उन सेक्टर्स में भी, तमाम सेक्टर्स में जिनमें I8 है, F10 है, G11 है, G14 है, G13 है, जितने भी हमारे वोटर थे, जितने भी डीलर साहबान थे, बहुत ज़्यादा लोगों का हमारा रिस्पॉन्स है और इंशाल्लाह हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें वाज़ह बरतरी इंशाल्लाह नज़र आ रही है। राव मोहम्मद बशीर साहब, ये बताएं कि जो वोटर लिस्ट बनी है इस पे क्या मेयार बनाया गया और किस मेयार के तहत, एहलियत के तहत ये वोटर लिस्ट बनी है? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया और इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2018 में, उसमें ये जो कब्ज़ा माफिया था, जो मफाद परस्त लोग थे, इन्होंने उन लोगों को वोट डालने के हक़ से भी महरूम कर दिया था। इन्होंने एक कंडीशन रखती थी कि जो बंदा डाउन पेमेंट है वो वोट नहीं डाल सकता, जबकि ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी, क्योंकि डाउन पेमेंट वाला बंदे की जो फाइल है वो सेल परचेज़ हो रही है, वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो वोट डालने का हक़ उसको 100% होना चाहिए था। इस दफ़ा हमने अपनी पूरी कोशिश करके जो बंदे डाउन पेमेंट हैं, जिनकी फाइलें एक्टिव हैं, उनको वोट डालने का हक़ दिलाया है। और ये क्रेडिट हमारा बहुत ज़्यादा है कि मेंबरान जो पिछली दफ़ा महरूम थे वोट डालने से, वो इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट डालेंगे। जिस बंदे की डाउन पेमेंट जमा है वो वोट डालने का हक़ रखता है।
अच्छा राव साहब, आपने ये एक मेंबर्स के लिए बड़ा काम किया है कि डाउन पेमेंट्स वालों को मेंबरशिप में शामिल किया है, वोट की अहलियत दिलवाई है। इससे कितने मेंबर्स को फ़ायदा होगा? इसमें तकरीबन जो है कम से कम 1000 मेंबर जो है ना, इन्होंने डिप्राइव हुआ था पिछले इलेक्शन में। और इस दफ़ा इंशाल्लाह ये तमाम लोग जो हैं जिनकी फ़ाइलें एक्टिव हैं और डाउन पेमेंट इनकी जमा है, वो इंशाल्लाह वोट डालेंगे। और वो तमाम डाउन पेमेंट वाले मेंबर जो हैं वो वोट भी इंशाल्लाह हमें डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।